नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी के सवाल में। MCX और IPFT के साथ ET नाउ स्वदेश आपके लिए लेकर आया है एक जागरूकता अभियान, जहां तमाम अलग अलग वायदा बाजार के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और तमाम तरह के जो रिस्क मार्केट में मौजूद रहते हैं उस रिस्क को आप कैसे कम कर सकते हैं। और आज इस खास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं बेस मेटल्स की, क्योंकि बेस मेटल्स में प्राइस में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। इंटरनेशनल खबरों का काफ़ी असर होता है। इन खबरों की वजह से जो रिस्क इस बाजार में है उस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। हमारे साथ चितरंजन रेगे साहब हैं, बेस मेटल्स के हेड हैं MCX से, और तरुण सिंह हैं, वेडेक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तरुण जी आपसे मेरा होगा, जितने भी कारोबारी होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर्स हो, उनके दिमाग में ये सवाल होता है कि वायदा बाजार, क्योंकि छोटे छोटे जो ट्रेडर होते हैं, कारोबारी होते हैं, वो वायदा बाजार को लेकर जागरूक नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो वो वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म का कोई भी मेटल्स कारोबारी कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कमोडिटी के मैन्युफैक्चरर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है, जो इनका मेटल का जो कॉस्ट होता है, ये करीब करीब 85 से 90% होता है इनके बिजनेस का। और इसके प्राइजेस में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं मार्जिन्स पे, इन लोगों के ऑपरेट करने पे। तो अभी जो वायदा बाजार है, इसने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहां पे अपने रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके और आपके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, इसकी कॉस्टिंग्स को कम से कम, इसके जो नुकसान ना होने के लिए, ये आप इस पे वायदा प्लेटफॉर्म पे आके और अपने आप को हेज कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपका हो गया कि मार्जिन्स जो रहते हैं आपके, जो डिपेंडेंट है मार्केट पे, अगर आपके प्राइस फ्लक्चुएशन रॉ मटेरियल में हो गए तो आपके मार्जिन्स जो है नेगेटिव हो सकते हैं, आप नुकसान में अपना कारोबार चला सकते हैं। तो वायदा प्लेटफॉर्म पे आके जब अगर आप अपने आप को पूरा हेज कर लेते हैं तो कम से कम आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी और जो मार्जिन्स हैं ये आपके सेफगार्ड हो जाते हैं। तीसरा चीज़ होता है कि अभी तक जैसा हो रहा था कि जब आप जो बिक्री करते हैं, जो आप फॉरवर्ड बिक्री करते हैं, आपको जो मटेरियल देना है, जो आपने सौदा किया हुआ है वो नवंबर में देना है, जबकि आप अभी अक्टूबर के महीने में हैं, आपको वो नवंबर में देना है और आपको जो रॉ मटेरियल लगेगा वो नवंबर में लगेगा। अब जो कॉपर प्राइजेस हैं ये डेली फ्लक्चुएट होते हैं, ये हर पल चेंज होता रहता है। तो इसमें कोई नहीं जानता है कि आप नवंबर के महीने में जब पहुंचिएगा तो उस समय कॉपर का प्राइसेस क्या रहेंगे। तो उस चीज़ को आप आज ही फिक्स कर सकते हैं और ये एक सुविधा जो है आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि हिंदुस्तान में जो अभी चल रहा है, जो इंडिया में अभी जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इसमें जो ये सौदा हो रहा है ये छोटे छोटे टनेजेस पे हो रहा है। जैसे 1 टन हो गया, 3 टन हो गया, 2.5 टन हो गया, इस तरह के टनेजेस पे हो रहे हैं। तो इसमें छोटे व्यापारी भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जबकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाइएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में हेजिंग के लिए आपको मिनिमम 25 टन करना पड़ता है, जो बहुत सारे मेरे व्यापारी भाई लोग जो हैं जो इसमें 25 टन का सौदा नहीं कर सकते हैं। ओके, चितरंजन रेगे जी, अगर कोई इस तरह का एक्सपोजर लेता है तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी? लोगों के मन में सवाल आता होगा कि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा तो ना हो, जितना फ्लक्चुएशन हो कहीं कॉस्ट ही तो लेके ना चला जाए एक्सचेंज का, वो कॉस्ट कितनी होती होगी? जी, दो मतलब इसका सवाल का सीधा जवाब तो ये है मुशीवन जी कि कॉस्टिंग मुझे लगता नहीं कि जितनी भी मतलब ब्रोकरेज हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये सब मिलाकर के आधे % के बियॉन्ड की इसकी कॉस्टिंग नहीं है। ओके, मतलब टोटल जो आपकी वैल्यू है, मान लीजिए मैंने 1 टन का मेरा एक्सपोजर है, 1 टन कॉपर में एक्सपोजर है, तो 1 टन का सिर्फ आधा % ही मुझे ये कॉस्टिंग लगेगी। तो बिल्कुल ऐसा इंश्योरेंस की तरह ये काम इंश्योरेंस की तरह है। इसीलिए मैं आपको आपने जब ये कहा कि मेरे पास अगर माल पड़ा है और मुझे लगता है, हमारा ये सोच है या हमारा ये सभी व्यापारी वर्ग में लोगों को सबको न्योता ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, क्योंकि भाव जो है ऊपर नीचे या उसकी बढ़गढ़ जो है ये गिवन है, ये होने ही वाला है। अगर हम ये सोचने में रह जाएं कि क्या होगा तब मैं हेज करूंगा, तो आप अपनी एफिशिएंसी पे, आपकी ट्रेडिंग पे या आपके प्रोडक्शन पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। आप अगर इसको डिसिप्लिन की तरह एक रेगुलर तरीके से इसको अगर हेज करते रहेंगे तो आपको ये समस्या, ये दर्द और ये जो समय आप इसमें लगाते हैं कि इसमें तेजी होने वाली है, मंदी होने वाली है, वो उससे
बहुत सही बात आपने कहा, क्योंकि जिस तरह की अनसर्टेनिटी है दुनिया में, कभी भी कुछ हो सकता है। और बेस मेटल्स का कारोबार तो ऐसा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर की तरह काम करता है। अगर कुछ भी आपात स्थिति आती है तो देखते हैं भाव में अचानक से बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। पूरी तरह से आप कारोबार पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, आपका हमेशा ध्यान भाव पर ही लगा रहेगा। तो तरुण जी, आपसे मेरा सवाल होगा, तो अगर किस किस मेटल में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, ताकि जो मेटल कारोबारी हो, कुछ हो सकता है कि कुछ सिर्फ कॉपर में कारोबार करता है, कुछ एल्युमिनियम में ही कारोबार करते हो, कुछ जिंक में ही करते हो, तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के मौजूद है और क्या उसके स्पेसिफिकेशन होंगे, ताकि उनको आसानी हो, कैसे इसमें वो अपनी भागीदारी कर सकते हैं, एक्सपोजर ले सकते हैं, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। आज देखिए, बेस मेटल का हर कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब आज एमसीएक्स पे भी अवेलेबल है और भी मार्केट्स हैं जिस पे ये अवेलेबल रहता है। ओके। चाहे आप कॉपर का लेना चाहें, चाहे जस्ता का लेना चाहें, जिंक, एल्युमिनियम हो गया, लेड के लिए है। तो जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी आपका मटेरियल यूज होता है, या जिसमें भी आप आगे की बिक्री करते हैं और ये करते हैं, आगे की बिक्री करते हैं और ज़्यादातर आपके सौदे जो हैं वो महीनों बाद के भी रहते हैं जो आपने बिक्री किया हुआ है, तो सारे मटेरियल अभी अवेलेबल है। और मुझे लगता है एमसीएक्स भी मार्केट को देखते रहता है, जिसकी जैसी ज़रूरत पड़ रही है वो सारे वायदे जो हैं इसमें आते जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे। डिलीवरी की बात कर रहे थे, एक सवाल भी था राहुल मुंबई से, उन्होंने सवाल भेजा था मुझे। वो उनका सवाल है कि डिलीवरी की प्रक्रिया क्या होती है। तो एमसीएक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेटल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसमें डिलीवरी का प्रावधान आखिरी के 5 दिन में है। उस दौरान आप पहले अगर खरीद करके पोजीशन को कैरी करते हैं तो आखिरी के 5 दिन में जब कभी सेलर डिलीवरी देता है उसके हिसाब से मार्किंग होती है, पैसे का कलेक्शन होता है, जीएसटी की बिलिंग होती है और उसके बाद आप माल निकाल करके मैं कहीं भी हो सकते, मान लीजिए मैं गुवाहाटी में कारोबारी हूं, तो गुवाहाटी में मेरी डिलीवरी हो जाएगी? नहीं, तो जहां पे एमसीएक्स के गोडाउन हैं, मतलब जैसे टिपिकली हमारे मेटल्स में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कवर करने के लिए हमने थाने, चेन्नई, कलकत्ता और एनसीआर, पलवल में हरियाणा में प्रावधान किया हुआ है, और एल्यूमिनियम के लिए रायपुर में भी गुंजाइश है। तो जहां पे सेलर डिलीवरी देता है माल वहीं पे अब मिलता है। ओके, ठीक है, और वो माल वहां से निकाल करके ले जाए। तो अगर गुवाहाटी वाले व्यक्ति को अगर डिलीवरी मान लिया कि रायपुर में लगती है, तो रायपुर से गुवाहाटी में जो उसका कॉस्टिंग आने वाला उसका तो एक्सचेंज का भाव जो है वो एक्चुअली उस ऑप्टिमल के हिसाब से ही चलता है। उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन की एडिशनल कॉस्टिंग जोड़ करके हेज करके और वो माल निकाल करके ले जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये 5 दिन के दौरान जो डिलीवरी मिलती है ये कंसिस्टेंटली मिलती रहेगी। बाकी के टाइम अगर डिलीवरी नहीं है तो आप हाजिर मार्केट से जाकर के माल ले सकते हैं, जहां पे एमसीएक्स की भाव के आधार पे आपको माल मिल जाता है। और क्वालिटी को लेकर भी कई सवाल है। एक सवाल रोहन का आया हुआ था, वो गाजियाबाद के हैं। रोहन का सवाल ये था कि आपने अभी लेड में क्वालिटी नियम में कुछ बदलाव भी किए हैं, पहले एलएमई अप्रूव्ड आप उनको लेड डिलीवरी कर रहे थे, तो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन क्या होगा जो यहाँ पर चलता है, जो आमतौर पर चलन में है जिस तरह के लेड, क्या उस तरह की डिलीवरी होती है या कुछ अलग है? ये जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसकी एक्सेप्ट, मतलब चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, अगर एक्सेप्टेबल कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कॉपर में अगर जो कैथोड का हमारे यहाँ पे ग्रेड ए का जो काम है वो इंटरनेशनली भी वही है और डोमेस्टिकली भी वही है, तो उसमें तो कोई इशू आता नहीं है। तो लेड में आपने बदलाव किया था? तो लेड में जो इशू ये था कि एलएमई में 4 या 5 प्रकार की ग्रेड्स में डिलीवरी होती है। 99.97 सबसे मिनिमम है, 99.985, फिर 99.99, 99.9, तो वहां पे 4-5 ग्रेड होने की वजह से मतलब सेलर को प्रावधान है कि कुछ भी चीज का डिलीवरी दे सकता है। पर हमने जब यहाँ पे बात किया तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो रिफाइंड लेड के प्रोड्यूसर्स हैं और कंज्यूमर, मतलब जो बैटरी बनाने वाले या इन्वर्टर बनाने वाले लोग हैं, उनका ये कहना था कि यहाँ पे क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस या टेक्नोलॉजी के चलते उनकी प्रेफरेंस जो है वो 99.98% लेड मिनिमम की है। तो हमने वो ग्रेड, एक्सेप्टेबल ग्रेड जो है पहले उसको डिवाइस किया, उसको बीआईएस में एम्पैनल किया और वो ग्रेड को हमने यहाँ पे एम्पैनल किया है। और अब उसके आधार पे हमने लोकल जो रिफाइंड लेड प्रोड्यूसर्स हैं उनको एम्पैनल करना चालू किया, तो उनके माल की डिलीवरी यहाँ पे होती है अब। तो ये करने से हमने जो है ना इसका लोकलाइजेशन कर दिया है। तो अभी लोकल लेवल पे जो रिफाइंड लेड है, मतलब बैटरी बनाने वाले, रिसाइकल करने वाले, एलॉय बनाने वाले, रिफाइंड लेड बनाने वाले, रिमेल्टेड लेड इंपोर्ट करने वाले, सबके लिए अभी एक कॉमन रेफरेंस हो गया है जो एक्सेप्टेबल है प्रोड्यूसर्स को, ट्रेडर्स को और कंज्यूमर्स को। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे स्टूडियो में और दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने की कोशिश की। आपका नमस्कार।